वेलकम बैक टू शॉर्ट फ्लिक्स। आज हम देखेंगे 2002 में रिलीज हुई एडवेंचर ड्रामा फिल्म द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। स्पॉयलर्स अहेड। ये कहानी है सन 1814 की, जब ब्रिटिश सैनिकों ने फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट को युद्ध में हराकर उसे एल्बा नाम के टापू पर कैद करके रखा था। उन्हें डर था कि नेपोलियन के समर्थक उसे छुड़ाने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए उन्हें इस बात के सख्त आदेश थे कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर टापू के नजदीक भी दिखाई दिया तो उसे उसी वक्त गोलियों से भून दिया जाए। अगले सीन में एक नाव को समंदर में तैरते हुए दिखाया जाता है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी कोमा में है। दरअसल ये सब एक फ्रेंच व्यापारी जहाज के नाविक होते हैं और वो बूढ़ा आदमी इनका कप्तान है। कप्तान की तबीयत काफी खराब है और उसके लिए वैद्यकीय सुविधाओं की तलाश में ही ये सब इस टापू पर आए हैं। नाव के किनारे पर पहुंचते ही मूवी के अहम किरदार एडमंड और उसका करीबी दोस्त फर्नांड नाव से उतरते हैं। टापू पर उन्हें कुछ ब्रिटिश सैनिक दिखाई देते हैं। एडमंड उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हवा में गोली चलाता है, लेकिन इस वजह से उन सैनिकों को लगता है कि ये दोनों नेपोलियन को छुड़ाने आए हैं। वे इन दोनों पर हमला करते हैं। ये दोनों भी उनके हमले का बखूबी जवाब देते हैं। तभी नेपोलियन वहां आता है। वो ब्रिटिश सैनिकों से कहता है कि अगर तुम लोग इन दोनों को मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन ये उसके आदमी नहीं है। वो एडमंड और फर्नांड से उनके इस टापू पर आने की वजह पूछता है। वे दोनों उसे उनके कप्तान की तबीयत के बारे में बताते हैं। नेपोलियन कप्तान का इलाज अपने डॉक्टर से करवाने के लिए सैनिकों से अपील करता है। सैनिक थोड़ी छानबीन के बाद उसे मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए मान जाते हैं। रात में जब एडमंड और फर्नांड अपने कमरे में बातें कर रहे होते हैं, तब नेपोलियन उनके कमरे में आता है और एडमंड को अपने साथ टहलने ले जाता है। नेपोलियन एडमंड के अपने कप्तान के प्रति वफादारी की काफी तारीफ करता है। वो उसे एक चिट्ठी देता है और इस टापू से जाते वक्त अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। पहले तो एडमंड मना करता है, पर नेपोलियन इसे उसने जो मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराई थी इसकी कीमत के रूप में प्रस्तुत करता है। तब एडमंड मान जाता है। नेपोलियन उसे बताता है कि क्लैरियन नाम का आदमी ये चिट्ठी लेने खुद तुम्हारे पास आएगा। इसके साथ नेपोलियन उसे कहता है कि इस चिट्ठी के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि फर्नांड को भी इसके बारे में ना बताने के लिए कहता है। लेकिन फर्नांड नेपोलियन को एडमंड को चिट्ठी देते हुए देख चुका होता है। कमरे में वापस जाने के बाद फर्नांड उससे नेपोलियन क्या कह रहा था ये पूछता है, लेकिन एडमंड उसे कुछ झूठ कहकर बात को टाल देता है। अगले दिन सुबह नेपोलियन उनके कमरे में आता है और उन्हें बताता है कि उनके कप्तान की मौत हो चुकी है। ये खबर सुनकर वे दोनों अपने जहाज पर वापस लौट जाते हैं। वापस अपने शहर लौटने के बाद उस जहाज का एक वरिष्ठ कर्मचारी डेंगलर जहाज के मालिक को उनके कप्तान की मौत के बारे में बताता है। इसके साथ ही वो कहता है उसके मना करने के बावजूद भी एडमंड कप्तान को उस खतरनाक टापू पर ले गया था। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद जहाज का मालिक एडमंड की कप्तान के प्रति वफादारी देखकर उसे जहाज से निकालने की बजाय उसे ही अगला कप्तान बनाता है। इस कारण डेंगलर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता था कि अगला कप्तान उसे बनाया जाएगा। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद एडमंड भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक बूढ़ा आदमी वहां आता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि नेपोलियन का समर्थक क्लैरियन होता है, जो एडमंड से वो खत लेने आया होता है। लेकिन एडमंड के पहले ही वहां से जाने की वजह से उन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। अगले सीन में फर्नांड को एडमंड की गर्लफ्रेंड मर्सिडीज के साथ बैठा दिखाया जाता है। दरअसल एडमंड, फर्नांड और मर्सिडीज तीनों बचपन से दोस्त होते हैं। आगे हमें पता चलता है कि फर्नांड भी मर्सिडीज को चाहता है, लेकिन मर्सिडीज एडमंड को चाहती है। तभी एडमंड वहां आता है। वो मर्सिडीज को बताता है कि उसे जहाज का कप्तान बनाया गया है और अब वो दोनों शादी कर सकते हैं। जब फर्नांड ये बात सुनता है तो उसे अंदर ही अंदर जलन महसूस होती है और वो वहां से चला जाता है। जब वो नशे में धुत होकर रास्ते से जा रहा होता है, तब डेंगलर उसे अपने पास बुलाता है। चूंकि एडमंड की वजह से डेंगलर का कप्तान बनने का सपना टूटा था, वो भी एडमंड से नफरत करता है। बातों ही बातों में फर्नांड उसे नेपोलियन ने एडमंड को दी हुई चिट्ठी के बारे में बताता है। अगले सीन में एडमंड मर्सिडीज और अपने पिता के साथ घर में होता है। तभी कुछ सिपाही उसके घर आते हैं और उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैजिस्ट्रेट उसे नेपोलियन से उसकी मुलाकात के बारे में पूछता है। एडमंड उसे सब सच सच बताता है। वो उसे नेपोलियन की दी हुई चिट्ठी भी दिखाता है। उस चिट्ठी में नेपोलियन के भागने का प्लान लिखा होता है। अपने बचाव में एडमंड मैजिस्ट्रेट से कहता है कि नेपोलियन ने उसे भरोसा दिलाया था कि उस चिट्ठी में कुछ भी गलत नहीं लिखा है। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए उसने भी कभी वो चिट्ठी खोलकर नहीं देखी। नेपोलियन ने उसे कहा था कि एक आदमी वो चिट्ठी लेने आएगा, लेकिन अब तक कोई भी आदमी उसके पास नहीं आया था। मैजिस्ट्रेट को एडमंड की बातों में सच्चाई दिखाई देती है। वो उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन जब एडमंड जा रहा होता है, तभी मजिस्ट्रेट उसे उस आदमी का नाम पूछता है जो चिट्ठी लेने आने वाला था। एडमंड उसका नाम क्लैरियन था ये कहता है। ये नाम सुनते ही मजिस्ट्रेट के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो उसे पूछता है कि उसने इस नाम का जिक्र और किसके साथ किया है। एडमंड कहता है कि उसने किसी को उसके बारे में नहीं बताया है। ये सुनने के बाद मजिस्ट्रेट उस चिट्ठी को जला देता है।
इसके बाद वो कहता है कि उसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हुई है। माफी के तौर पर वो एडमंड को घर जाने के लिए एक गाड़ी देता है, लेकिन एडमंड के साथ धोखा होता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, सिपाही गाड़ी को लॉक करते हैं और गाड़ी को एक समंदर के किनारे रोकते हैं। पता चलता है कि वे उसे एक कारागार में भेजने वाले होते हैं। ये पता चलते ही एडमंड खुद को उनके चंगुल से मुक्त करता है और मदद के लिए वहां से सीधे अपने दोस्त फर्नांड के घर जाता है। वो फर्नांड को पूरी कहानी सुनाता है। फर्नांड उसे सहायता करने के बहाने अपने घर के अंदर ले जाता है और वहां रखी तलवार उस पर तानता है। वो उसे बताता है कि उसे उस लेटर के बारे में पहले से पता था और उसी ने डेंगलर के साथ मिलकर मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी दी थी। एडमंड खुद को बचाने के लिए वहीं पर रखी एक तलवार उठाता है, लेकिन उसे तलवारबाजी न आने के कारण फर्नांड उसे आसानी से काबू कर लेता है और सैनिकों को सौंपता है। अगले सीन में मजिस्ट्रेट को अपने घर में दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नेपोलियन का समर्थक क्लैरियन उसके पिता होते हैं। मजिस्ट्रेट को हाल ही में मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किया गया होता है। अगर उसके पिता का नाम इस मामले में सामने आता तो उसे उसकी नौकरी गंवानी पड़ती। इसी डर से उसने उस चिट्ठी को जलाकर इसके एकमात्र गवाह एडमंड को बंधक बना लिया था। वो अपने पिता को नेपोलियन का साथ छोड़ने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानते। दूसरी ओर सैनिक एडमंड को एक सदियों पुरानी जेल में लेकर जाते हैं। एडमंड वहां के जेलर से कहता है कि वो निर्दोष है। जवाब में जेलर उसे कहता है कि उसे पहले से पता है कि वो निर्दोष है, क्योंकि इस जेल में सिर्फ वही कैदी आते हैं जिनसे बड़े लोगों को खतरा होता है। उसके बाद वो निर्दयी जेलर एडमंड की पीठ कोड़े मारकर छलनी कर देता है। जेलर उसे बताता है कि साल में एक बार वो अपने हर कैदी को इस चाबुक से जरूर पिटवाता है। दूसरी ओर शहर में फर्नांड मर्सिडीज के साथ मजिस्ट्रेट के पास जाता है। फर्नांड सबके सामने एडमंड को छुड़ाने के लिए मजिस्ट्रेट से झूठी विनती करता है। मजिस्ट्रेट उन सबसे कहता है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि एडमंड ने सैनिकों से भागते वक्त एक सैनिक की हत्या की थी। इस वजह से उसे सिर्फ मौत की सजा ही मिल सकती है। कुछ दिन बाद मर्सिडीज को एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि एडमंड को फांसी की सजा मिल चुकी है। ऐसे ही एक साल बीत जाता है। जेलर फिर से एडमंड की सेल में आता है और उस पर कोड़े बरसाता है। एडमंड अब लगभग पूरी तरह से टूट चुका होता है। एक दिन जब वो अपने सेल में होता है, तब सेल की फर्श अपने आप टूटने लगती है और जमीन के अंदर से एक बूढ़ा आदमी सेल के अंदर आता है। वो बूढ़ा आदमी खुद को प्रीस्ट बताता है। प्रीस्ट उसे बताता है कि वो इस जेल में पिछले 11 सालों से है और पिछले 5 सालों से वो जेल से बाहर निकलने के लिए सुरंग खोद रहा था, लेकिन उसने सुरंग गलत दिशा में खोदी, जिस कारण वो बाहर जाने की बजाय वो एडमंड के सेल में आ पहुंचा। उनके बीच थोड़ी बातें होती है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे अपने सेल में लेकर जाता है। वो एडमंड से कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए दूसरी दिशा में फिर से एक सुरंग बनानी होगी, जिसमें उन्हें लगभग 8 साल लग जाएंगे। इस बीच वो उसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाने का वादा करता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सुरंग खोदते वक्त प्रीस्ट उसे अपनी कहानी सुनाता है। प्रीस्ट पहले नेपोलियन की सेना में था, फिर उसे स्पार्टा नाम के एक अमीर आदमी के पास प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर भेजा गया। 2 साल बाद स्पार्टा की मौत हुई। उसकी मौत के बाद हर जगह ये बात होने लगी कि स्पार्टा के पास एक बहुत बड़ा खजाना था। नेपोलियन की नजर उस खजाने पर थी। उसने प्रीस्ट से खजाने के बारे में पूछा, लेकिन प्रीस्ट को उस खजाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नेपोलियन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और इस वजह से उसने उसे यहाँ लाकर कैद कर दिया। प्रीस्ट सेना में था ये जानकर एडमंड उसे तलवारबाजी सिखाने की विनती करता है। प्रीस्ट उसे तलवारबाजी भी सिखाता है। एक दिन एडमंड सोच रहा होता है कि मजिस्ट्रेट ने उसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। वो ये जानता था कि मजिस्ट्रेट के पिता नेपोलियन की सेना में कर्नल थे। इससे वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि क्लैरियन उसके पिता का नाम होगा और उसे पूरी गुत्थी समझ आ जाती है। अगले दिन जब हर रोज की तरह प्रीस्ट सुरंग खोद रहा होता है, तब अचानक से बड़े बड़े पत्थर उस पर आ गिरते हैं। उसका अंतिम समय आ गया है। ये देखकर प्रीस्ट एडमंड से कहता है कि उसने उससे झूठ कहा था। उसके पास ही स्पार्टा के खजाने का नक्शा है। वो एडमंड को स्पार्टा के खजाने का नक्शा देता है और कहता है कि इस खजाने का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना। तभी जेल का कर्मचारी उसे खाना देने के लिए खिड़की खटखटाता है। जब प्रीस्ट खाना लेने के लिए प्लेट आगे नहीं करता, तब उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो बाकी सिपाहियों को बताने चला जाता है। उसी बीच एडमंड सुरंग में छुप जाता है। सिपाही आकर प्रीस्ट की लाश को एक कपड़े में लपेट कर रखते हैं। कुछ वक्त बाद जेलर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए आता है। वे उसकी लाश को समंदर किनारे ले जाते हैं। दूसरी ओर जेल का एक सिपाही एडमंड को खाना देने के लिए उसे आवाज लगाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि वो भी दरवाजा नहीं खोलता। जब सिपाही दरवाजा खोलकर देखता है तो उस सेल में प्रीस्ट की लाश होती है। एडमंड ने खुद को प्रीस्ट की लाश के साथ बदल दिया था। ये देखते ही वो तेजी से जेलर की तरफ भागता है। दूसरी ओर सिपाही एडमंड के शरीर को लोहे की चैन से जकड़ते हैं और उसमें ताला लगाते हैं। वे उसे समंदर की गहराइयों में फेंकने ही वाले होते हैं कि तभी सिपाही वहां आता है। सिपाही दूर से ही वो प्रीस्ट की लाश नहीं है ये बताने की कोशिश करता है, पर जेलर को कुछ भी सुनाई नहीं देता। जेलर का ध्यान अपनी तरफ नहीं है। ये देखकर एडमंड चाबियों का गुच्छा खींचता है।
उसी वक्त वे सिपाही उसे समंदर में फेंकते हैं और एडमंड के साथ साथ जेलर भी समंदर में जा गिरता है। जैसे तैसे एडमंड चाबी की मदद से उन जंजीरों से मुक्त होता है और सतह पर आता है। जैसे ही उसे जेलर दिखता है वो उस पर झपट पड़ता है। जेलर उससे बचकर भागने की कोशिश करता है पर बच नहीं पाता। एडमंड उसे पानी में डुबोकर एक भयानक मौत देता है। अगली सुबह जब एडमंड की आंख खुलती है तो वो उस जेल से काफी दूर एक टापू पर होता है। वो खुशी से उछलकर भागने लगता है। तभी उसे वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं। वे स्मगलर्स होते हैं। उन स्मगलर्स का प्रमुख उसे कहता है कि उनके एक साथी याकोपो ने उन्हीं से चोरी कर कुछ सोना अपने पास रखा था और उसकी इस गुस्ताखी के लिए वो उसे जमीन में जिंदा दफन करना चाहता है। लेकिन कुछ लुटेरे उसके इस फैसले के खिलाफ है। इस कारण वो याकोपो को एडमंड से लड़वाकर उसे एक और मौका देना चाहता है। उन दोनों में से जो भी जिंदा बचेगा उसे वो अपने गिरोह में शामिल कर लेगा। इस पर एडमंड पूछता है कि अगर वो जीत गया और उसे स्मगलर भी नहीं बनना है तब क्या होगा। इस पर वो स्मगलर उससे कहता है कि तब वो उसे भी मार डालेंगे। एडमंड और याकोपो के बीच जबरदस्त लड़त होती है और आखिर में एडमंड जीत जाता है। हालांकि एडमंड याकोपो की जान बख्श देता है। एडमंड उन लुटेरों के सरदार से कहता है कि वो भी याकोपो को माफ कर दे। इससे जहाज में 2 माहिर लड़ाकू होंगे। सरदार मान जाता है। याकोपो उसकी जान बख्शने की वजह से एडमंड से कहता है कि मरते दम तक वो उसकी सेवा करेगा। एडमंड को लुटेरों के साथ काम करते हुए 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन इत्तेफाक से लुटेरों का जहाज एडमंड के शहर आता है। एडमंड लुटेरों के सरदार, जो अब उसका अच्छा दोस्त बन चुका है, उससे विदा लेकर अपने शहर में पांव रखता है। याकोपो भी उसके साथ आता है। वो देखता है कि 13 सालों में सब कुछ बदल चुका है। यहाँ तक कि जिस शिपिंग कंपनी के लिए वो काम करता था उसका नाम भी बदलकर डेंगलर शिपिंग कंपनी हो चुका है। डेंगलर वही इंसान है जिसने एडमंड के दोस्त फर्नांड के साथ मिलकर एडमंड को फंसाया था। वो उस कंपनी के पुराने मालिक मिस्टर मोरेल से मिलने जाता है। काफी साल बीत जाने की वजह से मोरेल उसे पहचान नहीं पाते। एडमंड भी उन्हें अपना असली नाम नहीं बताता और कहता है कि वो एडमंड का दोस्त है। एडमंड उनसे अपने पिता के बारे में पूछता है। मोरेल उसे बताते हैं कि जैसे ही उसके पिता को उसके राजद्रोह के बारे में पता चला उन्होंने खुदकुशी कर ली। एडमंड उनसे पूछता है कि उस पर राजद्रोह का इल्जाम किसने लगाया था। मोरेल के मुताबिक उसे सजा सुनाने वाले मजिस्ट्रेट ने ही उस पर ये इल्जाम लगाया था। उसके बाद उस मजिस्ट्रेट का प्रमोशन हुआ और अब वो पेरिस में रहता है। एडमंड आगे उनसे पूछता है कि उनकी ये हालत कैसे हुई। वो तो एक शिपिंग कंपनी के मालिक हुआ करते थे। वो उसे बताते हैं कि एडमंड के मरने के बाद उन्होंने डेंगलर को अपने पार्टनर के तौर पर चुना था, लेकिन उसने इन्हें धोखा दिया और कंपनी हथिया ली। मोरेल उसे ये भी बताते हैं कि उसकी मौत के 1 महीने बाद ही उसकी प्रेमिका मर्सिडीज ने फर्नांड से शादी कर ली और अब वे भी पेरिस में रहते हैं। मर्सिडीज ने भी उसे धोखा दिया। ये सुनने के बाद एडमंड को बड़ा सदमा पहुंचता है। इसके बाद एडमंड उनसे विदा लेता है और जाते वक्त एक पैसों की थैली मेज पर रखकर जाता है। उसके बाद वो याकोपो को साथ लेकर प्रीस्ट के बताए खजाने को ढूंढने निकल पड़ता है। प्रीस्ट के दिए हुए नक्शे की मदद से वो उस खजाने को ढूंढ निकालता है। वो खजाना इतना बड़ा होता है कि पूरा खजाना ले जाने के लिए उनकी बोट में जगह नहीं बचती। वे जितना सोना ले जा सकते हैं उतना लेकर पेरिस जाते हैं। पेरिस पहुंचते ही वे सबसे पहले एक बड़ा सा महल खरीदते हैं। फिर एडमंड खुद को एक नया नाम देता है, द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। उसके बाद वे एक शानदार पार्टी का आयोजन करते हैं जिसमें वे शहर के सभी नामचीन हस्तियों को आमंत्रित करते हैं, जिनमें फर्नांड और मजिस्ट्रेट भी शामिल है। हालांकि फर्नांड काम की वजह से उस पार्टी में नहीं आ पाता। मजिस्ट्रेट और बाकी मेहमान एडमंड से काफी प्रभावित होते हैं। याकोपो फर्नांड के बारे में थोड़ी छानबीन करता है तो पता चलता है कि फर्नांड ने कसिनो में काफी पैसा गंवाया है। इसके साथ ही उसके सर पर बैंक का काफी सारा लोन भी है। एडमंड उस बैंक को खरीद लेता है और लोन वापस करने के लिए उस पर दबाव बढ़ाने के लिए कहता है। इसके साथ ही फर्नांड जितने भी शिपिंग कंपनीज के साथ काम करता है उन सबको उसके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ने के लिए कहता है, ताकि अंत में फर्नांड मदद के लिए डेंगलर के पास ही जाए, और वैसा ही होता है। अगले सीन में याकोपो एडमंड को बताता है कि फर्नांड का एल्बर्ट नाम का एक बेटा भी है। एक दिन जब एल्बर्ट अपने दोस्तों के साथ कार्निवल फेस्टिवल मना रहा होता है तब एडमंड उसे किडनैप करवाता है और खुद ही उसकी जान बचाने का ढोंग करता है। उसके बाद वो एल्बर्ट को अपने घर खाने पर बुलाता है। एल्बर्ट एडमंड की मेहमान नवाजी से खुश हो जाता है और एडमंड को अपने घर आमंत्रित करता है। यही तो एडमंड को चाहिए होता है। खाना खाते वक्त एडमंड जानबूझकर एल्बर्ट के सामने खजाने का जिक्र करता है जो उसके अगले प्लान का हिस्सा है। एडमंड एल्बर्ट के जन्मदिन पर उसके घर जाता है। उसके बदले हुए रूप के कारण फर्नांड तो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन मर्सिडीज को उसे देखकर एडमंड की याद आती है। मजिस्ट्रेट भी उस पार्टी में शामिल होता है। फर्नांड मजिस्ट्रेट को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने उसे पार्टी में नहीं बुलाया था। वो उससे पूछ ही रहा होता है कि तभी एडमंड वहां आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। पता चलता है कि मजिस्ट्रेट को एडमंड ने ही पार्टी में बुलाया था। एडमंड उसे कहता है कि उसका एक शिपमेंट आने वाला है, उसे पास करवाने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। मजिस्ट्रेट मान जाता है। फर्नांड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है।
वो मजिस्ट्रेट को छत पर लेकर जाता है और इसके बारे में पूछता है। शुरू में तो मजिस्ट्रेट उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन जब फर्नांड उसे कहता है कि उसके बेटे ने एडमंड के मुंह से किसी खजाने के बारे में सुना था, तो मजिस्ट्रेट उसे बताता है कि एडमंड का एक शिपमेंट आने वाला है और उसकी इच्छा है कि वो बिना किसी तलाशी के उस तक पहुंचना चाहिए। दोनों समझ जाते हैं कि उस शिपमेंट में खजाना है और वो दोनों उसे चुराने का प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर पार्टी में एडमंड के अपने बालों को सहलाने की आदत की वजह से मर्सिडीज समझ जाती है कि वो एडमंड ही है। एडमंड जब वहां से जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है तो मर्सिडीज वहां उसका इंतजार कर रही होती है। वो एडमंड को किस करती है और कहती है कि मजिस्ट्रेट ने उसे कहा था कि वो मर चुका है। एडमंड खुद एडमंड होने से साफ इनकार करता है, पर वो उसे पूछता है कि एडमंड के मरने की खबर सुनने के कितने दिनों बाद उसने फर्नांड से शादी की थी। इस पर मर्सिडीज कोई जवाब नहीं देती। एडमंड उसे वापस उसके घर छोड़ता है और उससे विदा लेते वक्त उससे कहता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है, उसका प्रेमी एडमंड डांटेस मर चुका है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एडमंड का शिपमेंट आ चुका है और डेंगलर फर्नांड के कहने पर उसे चुराने की कोशिश करता है। तभी एडमंड सिपाहियों के साथ वहां आता है। सिपाहियों को देखकर डेंगलर बौखला जाता है और एडमंड पर हमला करता है, लेकिन एडमंड उसे हराकर वहीं फांसी पर लटका देता है। उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है। मजिस्ट्रेट सोना रूम में स्टीम बाथ ले रहा होता है। एडमंड बातों ही बातों में उससे कबूल करवाता है कि उसी ने एडमंड पर झूठे इल्जाम लगाए थे। इसके साथ वो ये भी कबूल करता है कि उसी ने फर्नांड के हाथों अपने पिता क्लैरियन को मरवाया था। दरअसल उसके पिता नेपोलियन के वफादार थे और उसे डर था कि कहीं इस वजह से सरकार उसे नौकरी से ना निकाल दे। जैसे ही वो ये सब कबूल करता है, उसी कमरे में छुपे हुए सिपाही आकर उसे गिरफ्तार करते हैं। इसके बाद एडमंड अपने घर लौटता है। मर्सिडीज पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही होती है। वो एडमंड से कहती है कि उसने उसे पहचान लिया है। उस दिन एडमंड ने उससे विदा लेते समय एडमंड डांटेस मर चुका है कहा था, जबकि मर्सिडीज ने एडमंड का पूरा नाम कभी उसे बताया ही नहीं था। एडमंड उसे पूछता है कि उसने उसका इंतजार क्यों नहीं किया था। वो उसे कहती है कि वो मजबूर थी। वो एडमंड को सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए कहती है। एडमंड भी मान जाता है और फिर वे दोनों रात साथ में बिताते हैं। अगली सुबह जब मर्सिडीज अपने घर वापस लौटती है तो देखती है कि फर्नांड घर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है। मर्सिडीज के पूछने पर वो उसे बताता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आने वाली है। वो उसे भी जल्दी से तैयार होने के लिए कहता है, लेकिन उसके साथ जाने के लिए मर्सिडीज मना करती है। वो उसे ये भी कहती है कि एल्बर्ट भी उसके साथ नहीं आएगा। वजह पूछने पर वो उसे बताती है कि एल्बर्ट उसका नहीं बल्कि एडमंड का बेटा है। जब उसे पता चला था कि एडमंड को फांसी हुई है, तभी वो उसके पेट में था। एल्बर्ट की अच्छी परवरिश के लिए ही उसने फर्नांड के साथ शादी की थी। ये सुनते ही फर्नांड गुस्से से पागल हो जाता है और वहां से चला जाता है। वो वहां से सीधे एक पुराने खंडहर में जाता है जहां डेंगलर एडमंड से चुराया हुआ खजाना लाकर रखने वाला था। उस खंडहर में कुछ बक्से रखे होते हैं। फर्नांड उसमें खजाना है ये सोचकर उसे खोलता है, हालांकि उसमें सिर्फ मिट्टी होती है। तभी एडमंड अपने असली रूप में उसके सामने आता है। एडमंड को देखकर फर्नांड चौंक जाता है। वो उस पर तलवार से वार करता है, लेकिन इस बार एडमंड बड़ी आसानी से उसे निरस्त कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एल्बर्ट वहां आता है। एडमंड उसे इस लड़ाई से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। तभी मर्सिडीज वहां आती है। वो एल्बर्ट को बताती है कि उसके पिता फर्नांड नहीं बल्कि एडमंड है। इस सब के बीच फर्नांड को अपनी बंदूक में बारूद भरने का वक्त मिल जाता है। वो एडमंड पर गोली चलाता है, लेकिन उसी वक्त याकूबो उस पर चाकू से वार करता है, जिस वजह से उसका निशाना चुकता है और गोली मर्सिडीज के कंधे पर जा लगती है। फर्नांड वहां से भाग जाता है, लेकिन बदले की भावना उस पर हावी होती है और थोड़ी दूर जाकर वो फिर से एडमंड को मारने वापस आता है। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और आखिरकार एडमंड फर्नांड को मौत के घाट उतारता है। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि एडमंड उस जेल को खरीद लेता है जहां उसे कैद करके रखा था, ताकि किसी और को उस दर्द से गुजरना न पड़े। उसके बाद वो कसम खाता है कि खजाने के बचे सारे पैसों को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।